गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन में हमने कई सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। लेंस में जो इमेजेस के केसेस हैं सारे वो हमें भी करने हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और आज ही हम लोग लेंस के सारे केस भी कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ इमेज इज इक्वल। इक्वल साइज की इमेज है तो कहाँ होना चाहिए? इक्वल साइज की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और फोकल लेंथ दी है तो उसका डबल होता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताइए, ये तो क्लियर है सबको? इसमें कुछ कराने ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको इमेज के केसेस क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बाकी इसमें कुछ भी मत करिए, बस ओरल लगाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड of a 2 centimeter high object placed at 20 centimeter before concave mirror of focal length 12 centimeter। हाइट पूछ रहा है, फॉर्मूला पता है तो बहुत आसान है। क्या है फॉर्मूला? हाइट कितनी दे रखी है? किसकी हाइट है? इमेज की हाइट दे रखी है आपको, है ना। इमेज की हाइट अगर 2 सेंटीमीटर दे रखी है और उसको 20 सेंटीमीटर कॉन्केव मिरर पे रखा गया है, कॉन्केव मिरर में 20 सेंटीमीटर पे इमेज रखी गई है और उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ इतनी दी हुई है। पूछ क्या रहा है आपसे? इमेज ही हाइट पूछ रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, तो HO दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर, और क्या दिया है? U दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, F दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है? इमेज की हाइट HI पूछी है। कैसे करेंगे? इमेज की हाइट क्या होनी चाहिए? डायरेक्ट करने का कोई तरीका है? हाँ, कैसे डायरेक्ट कैसे होगा? हाँ, क्या होती है ऑब्जेक्ट से? देखो 20 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है क्या? सही है? नहीं, C एंड F के बीच में रखा है। बताओ, तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड F, यानी इमेज की डिस्टेंस होगी आपकी मोर देन 20 सेंटीमीटर, यानी मोर देन 24 है ना। बताओ, मोर देन 24 सही है भाई। बियॉन्ड C तो 24 से ज्यादा आना चाहिए। V की वैल्यू क्या आ रही है आप लोगों की? क्या 24 से ज्यादा आ रही है? 24 तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हो गया। अगर आपका F 12 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आपका 24 हो गया। तो इमेज तो बियॉन्ड C जाएगी अगर, तो बियॉन्ड C में 24 से ज्यादा आनी चाहिए इमेज डिस्टेंस। आ रही है? हाँ, तो उससे हमें यहां क्या हेल्प मिल सकती है? इमेज आपको पता है ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ये तो कंफर्म है ना। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन खत्म। बोलिए, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है ना। अब इतने केसेस आपके दिमाग में रहने चाहिए कि C एंड F के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बियॉन्ड C चली जाती है। ऑब्जेक्ट जितना मिरर के करीब आएगा इमेज उतना मिरर से दूर चली जाएगी। बोलो, रियल इन्वर्टेड होगी। क्लियर है? तो ऑप्शन आपके या तो ये सही है या तो यही सही है, दो में से कोई। तो अब ये कैलकुलेट कर लीजिए कौन सा सही आ रहा है। अगर हो सकता है मान लीजिए यहाँ पे भी इन्होंने कुछ गड़बड़ की होती, कोई ऑप्शन ऐसा होता आपका जो 2 सेंटीमीटर से छोटा होता है यहाँ पे भी, तो आपके पास कुछ नहीं बचा, तो आप सीधे 3 पे लगाइए, आगे निकल जाएगा। ठीक है, आपको अगर इतना सब कुछ मेंटल कैलकुलेशन पता है कैसे करना था। क्लियर है? कोई डाउट इसी को इसमें? तो इमेज के केसेस ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन वहां पे 2 चीजें अननोन थी ना अभी भी आपके लिए। अगर आप V निकाल लेते हैं तब तो ठीक है आपका ये वाला। हाँ ठीक है, माइनस भी मत भूलिएगा, माइनस होता है लेंस, सॉरी मिरर में माइनस होगा, वहां माइनस नहीं होगा। हाँ ठीक है। अब एक चीज आप जानते हैं कि, लेकिन खैर यहाँ पे आपसे जब न्यूमेरिक वैल्यू पूछ लेता है तो फिर हम वो वाली चीजें काम नहीं आएंगी। यहाँ कौन सी -1 और +1 वाली है ना। आपको यहाँ क्या पता था कि मैग्निफिकेशन, हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी।
ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज वर्चुअल, द मिरर इज, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ यही है। वर्चुअल तो दोनों ही बनाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ कॉनकेव मिरर? पिछले वाले का आंसर ये होगा थर्ड आपका। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ कॉनकेव मिरर? कॉनकेव मिरर, हाँ हाँ, कौन सा? कॉनकेव मिरर, ये सही है, ये भी सही है। मिरर बना सकते हैं उसको, मिरर बना सकते हैं, हाँ मिरर तो किसी को भी बना सकते हैं। हाँ, भाई शेविंग मिरर होता ही है ना? शेविंग मिरर तो मेकअप मिरर, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर, हाँ होता है। स्ट्रीट लाइट में हमें लाइट फैलानी होती है, हाँ फैलानी होती है ना, डाइवर्ज करानी है। डाइवर्ज करने का काम इसका नहीं, इसका ना काम है कन्वर्ज करना लाइट को। ठीक है, हाँ तो क्या हो गया? मिरर रिफ्लेक्टर नहीं होता है क्या? मिरर रिफ्लेक्टर नहीं होता है बेटा? मिरर रिफ्लेक्टर होता है या नहीं होता है? तो फिर तो नेक्स्ट, हाँ कौन सा? ये वाला, ये वाला क्या नहीं? क्या, किसकी वैल्यू? v की? क्यों नहीं आ रही, क्या दिक्कत है? देखिए हमारे पास अवेलेबल क्या क्या चीजें थी। HO दिया हुआ है, U दे रखा है हमारे पास, और F दे रखा है। इसका यूज कर करके हमें क्या निकालना है? V निकाल लेंगे हम। V निकाल लेंगे तो हमें हाइट निकल आएगी। V नहीं निकाल पा रहे हो भाई? V तो ये फॉर्मूला लगाइए आप, सिंपल। तो F किस में लेंगे हम इसका? F नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर का। तो क्या आपने साइन का ध्यान रखा है, नहीं रखा है कि साइन में गड़बड़ कर दिए? 1/v तो निकालना ही हमें। U भी नेगेटिव होगा तो 1/ कितना दे रखे? तो ये साइन नहीं रखे होंगे बेटा आपने, साइन के साथ रखी वैल्यूज। हाँ तो फिर वो भूल गए तो फिर बहुत दिक्कत हो गई, पाप कर दिया आपने बहुत बड़ा। साइन ही तो ध्यान रखने होते हैं। द मैग्निफिकेशन एम, द इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f ऑफ अ स्फेरिकल मिरर आर रिलेटेड है। इस पे क्वेश्चन NTSC स्टेज 2 में आया था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था वो। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तभी आप लगा पाएंगे इन दोनों का आपस में। ये फॉर्मूला बनता कैसे, चलो देखते हैं। देखिए 1/f अपॉन 1/v, हाँ ठीक है, u, और इसका क्या होता है? -v/u होता है। अब देखिए इस पूरे फॉर्मूले में क्या गायब है वो पकड़ना है। क्या गायब है? u गायब है बेटा, u गायब है। हाँ u गायब है तो u गायब कर देते हैं उठा के। ठीक है, अब देखिए यहां से u की वैल्यू क्या आएगी? -v/m। इसको, इस u की वैल्यू को यहां पुट करो, क्या मिलेगा? ये आपका आएगा m/v, है ना? और ये हो जाएगा माइनस, सही है? तो इसको आप लिख सकते हैं 1 - m/v। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? तो ये हो जाएगा आपका, m निकालना है ना हमें, m निकालना है तो ये होगा v/f = 1 - m। सही है? हाँ सही है। तो m आ जाएगा यहां से आपके पास 1 - v/f, तो m हो जाएगा f - v/f। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट। ये फॉर्मूला याद रखिए, इमेज के टर्म में भी और ऑब्जेक्ट के टर्म में भी। एक बार इमेज को एलिमिनेट करके भी निकालिए फॉर्मूला, दोनों याद होने चाहिए आपको। डायरेक्ट यूज है इसका। आगे चलिए। A 2 cm हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, उस पर 2 cm हाई ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा है। फिर कह रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 cm, ये 30 cm है, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 60 cm फ्रॉम द मिरर। ठीक है, मिरर से 60 cm की दूरी पे बन रही है, यानी इधर ही बन रही होगी कहीं ना कहीं, है ना, नीचे की तरफ, ये 60 होगी। फिर क्या बोल रहे हैं? ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, बोल भी दिया। देन द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, देखो 2 से ज्यादा ही होगी, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। 2 से तो बड़ी होगी, क्योंकि आपको पता है इमेज जब इधर दूर जाती है तो बड़ी होती है। अब आप देखिए यहाँ पे
आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो इसका मैग्निफिकेशन है वो है -2 है, -2 मैग्निफिकेशन -2 है बेटा। तो मैग्निफिकेशन -2 है तो फॉर्मूला हम सब जानते हैं, HI क्या हो जाएगा, HI अपॉन HO इज इक्वल टू -2। तो HI कितनी आ गई यहाँ से, डायरेक्ट निकाल लीजिए आप, -4। माइनस साइन खाली दिखा रहा है कि वो नीचे है, ठीक है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो 4। तो आसान है, निकाल लिया हमने, सब डेटा हमें दिया हुआ है। क्लियर है, बताइए। नेक्स्ट, अ रियल इक्वल इन साइज टू द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अरे भैया प्लेन को क्यों बोल रहे हो, इसमें भी तो है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ये ऑप्शन सही होना चाहिए आपका, ये वाला। तो उसने कहा बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा हाँ सेंटर ऑफ नहीं, तो इसमें तो कहीं पे भी रखो ना, प्लेन मिरर में तो सेम साइज बनती है ना आपके लिए, प्लेन मिरर में तो कहीं पे भी रखो ना। अरे तो भैया प्लेन मिरर में आप कहीं ले जाइए ना, तो जब वो बनी रही है पूरी सेम साइज की, तो हर जगह जब बन रही है, सारे केसेस हमें पता है, तो हम ये कैसे कहते हैं कि नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर में नहीं बनेगी, बोलो। इन्फिनिटी पे होता है फोकल लेंथ उसका, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज, अच्छा हाँ सही कह रहा है, गड़बड़ हो गई एक, कि उसने एक कंडीशन आपको दी है, कौन सी, ये वाली, जिससे आंसर हमारा, हाँ लेकिन वो केस उतना क्लियर नहीं है आपके लिए, ठीक है। आप अपने इस लेवल पे सिर्फ एक ही मिरर में श्योर हो सकते हैं, फिर वहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी तो आ जाएगा केस में। हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में वो कहीं नहीं, इवन एनटीएससी के सिलेबस में भी नहीं है, मतलब एनटीएससी का ऐसा कोई सिलेबस डिक्लेयर्ड नहीं है, यानी उस लेवल के सवाल उन्होंने भी नहीं पूछे हुए हैं कि जहाँ पे वर्चुअल मान लें हम ऑब्जेक्ट को, फिर बहुत ज़्यादा स्कोप खुल जाता है ना, फिर आप कॉन्केव में भी मान लीजिए, कॉन्वेक्स में भी मान लीजिए, फिर अलग ही एक नई दुनिया खुल जाएगी पूरी, तो वहाँ नहीं जाना है अभी, नॉलेज के लिए याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन बनाता है कि क्या प्लेन मिरर किसी केस में वर्चुअल इमेज नहीं, रियल इमेज नहीं बना सकता, अब ऐसा अगर स्पेसिफिक सवाल है तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि हाँ वहां पे हमें कैसे आंसर करना है ना, लेकिन ऐसे जनरल क्वेश्चन में आप अपनी इतनी एडवांस लेवल की थिंकिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है। Which of the following mirrors always forms a virtual image of real object? फोर्थ है, हाँ प्लेन मिरर हमेशा बनाएंगे, हाँ ठीक है, कॉन्वेक्स और प्लेन। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड। अरे बहुत आसान, मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला कहलाता है, और आप 12th में जाएंगे तो इसी को लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोलते हैं, लेकिन कहते हैं ये तो मिरर की बात हो रही है, लेंस में जो फॉर्मूला बनते हैं उसी को हम लोग लेंस मेकर की तरह भी यूज करते हैं। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज नेगेटिव, देन द इमेज इज मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर का अगर नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए हमने क्या बताया था आपको, अब ये सब काम आएगा आपको, अगर -1 + 1 याद है आपको, ठीक है। तो रियल, इसमें नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, इन्वर्टेड इमेज है, और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल होती है। An object is placed at a distance of 30 cm in front of a concave mirror of focal length 20 cm. Then the image produced is, अब 30 पे रखा हुआ है, इसका मतलब C and F पे रखा हुआ है, बीच में है ना, C and F के बीच में रखा है ना, ध्यान से देखो, C and F के बीच में, तो बियॉन्ड C बनेगी, बियॉन्ड C हमेशा रियल इन्वर्टेड होती है। The distance of an object from the principal focus of a concave mirror is 4 cm, and the distance of its real image formed by the mirror from the principal focus is 16 cm. Then the focal length of the mirror. प्रिंसिपल फोकस से, देखिए ध्यान से, ये है प्रिंसिपल फोकस, यहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 4 है ना, ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा होगा, ये है 4, फिर ये क्या बोल रहे हैं, and the distance of its real image formed by the mirror from the principal focus is 16 cm. वही केस है, साफ साफ दिख रहा है आपको, ये यहाँ से 16 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है,
तो ये बियॉन्ड सी बन रही होगी ना इमेज। ऐसा केस कहाँ मिलता है हमको? यही तो, जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में हो, है ना, और इमेज बियॉन्ड सी चली जाए। पहचानिए ना केस ये कौन सा है। ऑब्जेक्ट्स की ये दूर बन रही है, यहाँ पे काफी दूर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वो बियॉन्ड सी वाला केस है। देन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब फोकल लेंथ क्या होगी? देखिए ये है f और ये भी है f, तो u है आपका 4 + f और v है आपका 16 + f। बोलिए, और f तो f ही है ना? बोलो, तो आप निकाल सकते हैं यहां से, क्या निकाल सकते हैं? सब कुछ निकाल सकते हैं, f निकाल सकते हैं। आप निकालिए जरा f क्या आ रही है जल्दी से। देखिए f 4 नहीं होगी, कंफर्म। C पे नहीं रखा है ऑब्जेक्ट, क्लियर है? बाकी पॉसिबिलिटीज कोई भी हो सकती हैं, तो निकाल लीजिए। नहीं 8 कहाँ से आ जाएगी? 8 आ रही है? 8 आएगी नहीं, देखो कहाँ इक्वल ही नहीं हो रहा है। देखो आसान तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का, आप इसमें वो सब मत लगाइए क्योंकि स्क्वायर में चला जाएगा, दिक्कत होगी। सुनिए, वैल्यू रखिए, अरे वैल्यू कुछ मत करना है, वैल्यू रखो, 8 को रखो। 8 रखोगे तो 1/8, यहाँ क्या आएगा 24, यहाँ क्या आएगा 12, है ना? अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि नीचे एलसीएम 24 आएगा और ऊपर 3 बन रहा है। 3 को डिवाइड भी करेंगे तो 8 आ रहा है। बोलो आ रहा है ना? अरे भाई ये देखो, सॉरी 2, तो ये 3/24 और यहाँ 1/8 है, बराबर है? हाँ, तो 8 बिल्कुल सही है, यही मैच कर गया। ऐसी ही सिचुएशन में, अरे फोकल लेंथ को 8 मान रहे हैं ना हम, तो ऑप्शन में 8 चेक कर रहे हैं कि ऑप्शन सही है या नहीं। हाँ, तो ऑप्शन ही चेक करना है ऐसी सिचुएशन में, कभी भी क्वाड्रेटिक मत बना देना कंपटीशन में, अच्छा खासा क्वेश्चन टाइम खा जाएगा ये। आप सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए। पहला तो हमने ऐसे कॉमन सेंस एलिमिनेट कर दिया, थोड़ा हमने कहा ना कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस से पहला एलिमिनेट हो गया क्योंकि सी पे तो नहीं हो सकता ना, ऑब्वियस सी बात है। सी पे होता तो दोनों की डिस्टेंस बराबर होती, तो पहला तो है सॉरी एफ पे नहीं, सी पे नहीं हो सकता। अगर आप 4 लेते हैं तो वो सी पे हो जाएगा ना। अरे बेटा अगर आप इसको 4 ले लेते हो तो वो सी पे हो जाएगा ना, सी पे नहीं है। सिचुएशन जो सिनेरियो है वो सी वाला नहीं है, तो पहला चेक नहीं करना है, इतना तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस एक्टिव रखना है। अब दूसरा तीसरा चौथा ये बचे, तो उसमें सबसे छोटा उठाओ। पहले ये उठाया, हमने चेक किया थोड़ा कि क्या आ रहा है, अगर मैच कर गया तो बहुत अच्छा है, नहीं करता तो फिर इनमें से एक होता। क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है, ठीक है? क्वाड्रेटिक मत फंसो जाके, ना दिक्कत हो जाएगी, जरा सा भी गड़बड़ हो गया कुछ तो एक तो टाइम भी लगेगा और आंसर सही आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज करिए, कुछ कॉमन सेंस से एलिमिनेट हो जाएंगे और कुछ थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन से एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना? तो ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में अक्सर बच्चे बना देंगे क्वाड्रेटिक। जिनको ये तरीका नहीं पता है मल्टीपल चॉइस सॉल्व करने का, आप मत करिएगा ऐसा, ठीक है? चलें आगे। हाँ, a thin rod of length f0 divided by 3 is placed along the principal axis of a concave mirror. कॉनकेव मिरर है, बना दीजिए फिगर, फौरन बनाइए तो विजुलाइज करने लगेंगे आप। एक रॉड है जिसकी लेंथ इतनी दी हुई है, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी है, इसकी फोकल लेंथ है आपकी f0, ठीक है? ये f है, और ये जो रखा है रॉड जिसकी लेंथ कितनी है f0/3, तो इसकी लेंथ f0/3 है, यानी वो ऐसे कोई छोटा सा यहाँ पे रखा होगा, कहीं पे भी रखा हो सकता है। ये जो हाइट है वो f0/3 है। और क्या बोल रहे हैं ये
such that its image is real and elongated, just touches the rod. Then the ratio of the length just touches the rod. रॉड रखा कैसे है? along the principal axis, यानी लेटा हुआ है ये, है ना? क्यों? कुछ ऐसे लेटा है ना ये f0/3, और ये कह रहे हैं उसकी जो इमेज है वो इलोंगेटेड है, जस्ट टच कर रही है रॉड को। तो इलोंगेटेड है मतलब ऐसे कहीं लंबी सी बन रही होगी, इधर कर रही है। मैं मिटा के फिर से बनाता हूँ, थोड़ी जगह लेनी पड़ेगी उधर। यहाँ देखिए, ये हो गया फोकस आपका, और ये बोल रहे हैं ये है f0 फोकल लेंथ। एक ऑब्जेक्ट है जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है, ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो है इसका 1/3, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बन रही है वो ये कह रहे हैं कि जस्ट टच कर रही है, यानी ऐसे बन रही होगी ना, इलोंगेटेड। बोलिए, ऐसे ही लग रहा है, ऐसे ही बन रही होगी कहीं ना कहीं। तो वही सी एंड एफ और बियॉन्ड सी वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है हमें यहाँ पे भी, सिंपल सा, क्योंकि ये इमेज यहाँ बन रही है, इधर थोड़ा सा इधर भाग रही है, तो इसका मतलब ये सी एंड एफ के बीच में कहीं रखा है। ये मान लेते हैं यहाँ पे कहीं सी होगा, ये यहाँ पे कहीं रखा है और इमेज इधर भाग रही है। तो देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है HI/HO का रेशियो क्या है, कैसे निकालेंगे? सर हमारी जो इमेज की इमेज की लेंथ वो f प्लस f0 प्लस हमारी x को मानते हैं कि लेंथ को ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसकी डिस्टेंस, नहीं, मतलब हमको ये हम कैसे निकालेंगे? ये तो हमें पता है, ये नहीं पता है ना, इमेज वाली, इमेज के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, रियल है, इलोंगेटेड है, जस्ट टचेस द रॉड बोल रहा है। तो हम ये कैसे पता करें? HO तो पता है हमें F के टर्म में, अगर हमें HI भी पता चल जाए F0 के टर्म में तो हो जाएगा। बोलो, अगर HI भी पता, हाँ, तो मैग्निफिकेशन क्या निकालना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला हमारी हेल्प कर सकता है, ये वाला। लेकिन ये वाले फॉर्मूले में दिक्कत ये है कि ना हमें U पता है ना हमें V पता है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? फिर एक ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये होता है ना फॉर्मूला लेंथ वाला, तो हमें पता है। अब देखिए इसमें हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि ये तो हो गया 1/f0, हम U और V को HI और HO के टर्म में रख देंगे, खत्म, डायरेक्ट उठा के रख सकते हैं ना भाई। दोनों को उठा के हम अगर इसके टर्म में रख दें तो भी तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलो रखो भाई, U को और V को यहां से आप HI और HO के टर्म में रख दो, निकल आएगा। हाँ हाँ, नहीं, ट्रायल एंड एरर वाला जो अगर तुम लगाओगे भी तो उसमें आप देखेंगे कि न्यूमरेटर तो सब में बड़ा होगा। ये देखिए इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है। चलो इसको अगर ये देखिए, अगर तुम सोच रहे हो ये वाला आंसर होगा, ये बोल रहे हो तुम, 4th होना चाहिए। हाँ 2, रेशियो सबसे कम कैसे होगा भाई? HI/HO, HI तो ज्यादा होगा HO से, तो रेशियो तो ग्रेटर देन 1 आएगा हर हाल में, और ज्यादा होगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों रेशियो कम क्यों होगा, ये क्यों कह रहे हो? कंपैरेटिवली रेशियो कम होगा, ये हम किस बेसिस पे कह सकते हैं? ये हम नहीं कह सकते ना
रेशियो तो देखो, अगर HI बड़ा होगा ना HO से, और काफी बड़ा होगा, HI तो बड़ा होगा ना HO से, तो कंफर्म है, बोलो HI बड़ा होगा HO से। अगर न्यूमरेटर हम कंफर्म है कि वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो ओवरऑल रेशियो तो बढ़ जाएगा ना। ओवरऑल रेशियो कब कम होता है? जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस बहुत कम हो, है ना। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस बहुत कम होता है तो हम कहते हैं कि ओवरऑल रेशियो बहुत ज्यादा नहीं आएगा। क्लियर है? अगर 1 से बड़ा भी आएगा तो बहुत 1 के करीब होगा। बोलो बेटा। तो हम यहां जानते हैं कि HI अगर HO से बड़ा आ रहा है, काफी बड़ा है, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस ज्यादा होगा। अगर इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा हो रहा है तो हम ये कह नहीं सकते पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी के साथ, ठीक है, ये पूरे यकीन के साथ हम नहीं कह सकते कि ये छोटा ही होगा, तो हम जो रेशियो छोटा आ रहा है वो निकाल लें। तो बेटर ये है कि यहाँ पे सारे ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे आपको, वो आप ट्रायल एंड एरर लगाएंगे लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस पे फिर मत जाइए, आप क्या करिए, निकालिए। ये तरीका सही है कि आप V और U को HI और HO के टर्म में रख दो, सीधे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको HO पता है ना F0/3 के टर्म में, तो आपका आंसर आ जाएगा। बताइए 3/2 आ रहा है। क्या किसी और का भी आया? ये क्वेश्चन अच्छा है, मांग रहा है कि आप इसमें दिमाग लगाएं, सोचें कैसे करना है आपको। एक बच्चे का 3/2 आया है, और किसी बच्चे का कुछ आया? F0 कैंसिल हो गया होगा। देखिए ट्राई करिए, ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं आप लगाना सीखेंगे। इसको डायरेक्ट आप उठा के रखिए, इसमें कोई बीच में एक्स वैक्स मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने अभी हाँ क्या चीज, HI की वैल्यू तो ही तो निकालनी है बेटा हमको, HO की दे रखी है। HI निकाल लेंगे जब हम, तो हम रेशियो भी निकाल लेंगे। HI आप निकालिए, फिर रेशियो आ जाए। इमेज डिस्टेंस क्यों लेंगे हम, जरूरत क्या है? बाकी में तो क्वेश्चन बदल जाएगा सिनेरियो, यह तो डाउटफुल है ना। यहाँ तो इमेज डिस्टेंस हमें कंफर्म हो ही नहीं सकती है, ठीक है। सिर्फ रेशियो कंफर्म हो सकता है V/U वाला, वो भी इसकी वजह से, जो रेशियो आपने निकाला है वही तो आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सभी बच्चे अपना अपना ट्राई करें, जो भी आ रहा है जिसका भी। चलें आगे, हो गया। ये देखिए 3:2। हाँ ठीक है, जिनका भी 3:2 आ रहा है सही है, 3:2 ही आएगा। इसकी जगह पे वैल्यूज रखो बेटा, वैल्यू रखो। 1/U कितना रखा बेटा, बताइए कितना रखे हम यहाँ पे? U की जगह पे क्या रखना है? HO रखेंगे ना, ये करस्पॉन्ड कर रहा है इससे। यहाँ पे कितना रखना है हमें? HI रखना है। बीच में क्या रहेगा? यहाँ क्या रहेगा? प्लस, ठीक है। अब आपको पता है कि HO की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 1/F0 = 1/HO कितना दिया है? F0/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस 1/HI हो जाएगा। क्लियर? हाँ, अब निकाल लीजिए HI की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से HI की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/F0 - 3/FO। बोलो, ठीक है, सॉरी 1/ होगा ये 1/, हाँ ये देखिए HI आ गया। तो HI कितना आ जाएगा? अब जब यहाँ से LCM लेंगे तो F0 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा आपको? -2 ना, हाँ -2। बस अब रेशियो निकाल दीजिए, खेल खत्म। अब पता है ये माइनस क्यों आ रहा है? ये माइनस भी नहीं आता, आप अगर इसको यहाँ माइनस में ले लेते, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस है ना ऊपर नीचे, तो एक को तो माइनस में लेना पड़ेगा आपको। तो अगर आप पहले ही माइनस में ले लेते तो आपको ये प्लस में ही आता आंसर। तो आप माइनस चाहे पहले लगाइए चाहे बाद में लगाइए, आप निकाल लीजिए रेशियो। आप पता है आपको दोनों का? क्लियर है? ये देखिए HO है ये आपके पास F0/3, ठीक है, क्लियर। चलें आगे, बताइए। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 cm is placed at a distance of 20 cm from a spherical mirror. If an image is obtained on a screen placed at a distance of 40 cm from the mirror, then the height will be. अब ऑब्जेक्ट की हाइट 5 cm है और उसकी डिस्टेंस U दे रखी है आपको 20 cm,
ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर रखा गया है और बन कहाँ पे रही है इमेज? 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ये जस्ट डबल दूर बन रही है आपकी। हाँ तो अब निकाल लीजिए कितना आ रहा है? 10 सेंटीमीटर, ठीक। अ मिरर हैविंग अ वेरी वाइड फील्ड ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉन्वेक्स है इसीलिए उसको रियर व्यू और सब यूज करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है। अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इनटू अ रेयर मीडियम इटसेल्फ। अब ये आगे आपके रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या है? जिसमें सिंगल कलर हो। हाँ एक ही कलर हो, ठीक है। देखो आपको पता है ना वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू के। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग को कैलकुलेट करके देगा। और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ लैम्डा, यही पता है हमको, है ना। जहां फ्रीक्वेंसी तो आपकी फिक्स है तो वो नहीं बदलेगी, अगर वो नहीं बदलेगी तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अरे हाँ हाँ वो बढ़ेगा तो वेलोसिटी और लैम्डा यहां से पता चला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब लैम्डा भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। बताइए, सही है? हाँ ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है? म्यू टू अपॉन म्यू वन। इससे अच्छा तरीका याद रखने का ये है कि म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ये जो फॉर्मूला नीट वाला हमने अभी किया भी था ना, नीट में क्वेश्चन आया था ये वाला, देखा होगा वीडियो, तो उसमें हाँ पहला ही क्वेश्चन ये वाला था। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू जिसमें रिफ्रैक्शन होके जा रही है उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन एंगल और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। A light wave has a frequency of this and wavelength this in a medium. The refractive index of the medium. हमें V निकालना पड़ेगा ना, V निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? V कितना आएगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है, सबको पता है ना। यहाँ के लिए आपको V चाहिए और V निकाल के देगा ये वाला फॉर्मूला। तो ये आपका F कितना है? 4 to 10 raised to the power 14 into 5 into 10। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 20 into 10 raised to the power 7 यानी 2 into 10 raised to the power 8। तो ये रख दीजिए यहाँ पे। ये होता है 3 into 10 raised to the power 8 अपॉन 2 into 10 raised to the power 8। साफ साफ दिख रहा है ये ग्लास में ही होता है ना शायद, ये ग्लास, हाँ ग्लास में होता है। हाँ तो 1.5 आएगा, 1.5 ग्लास का होता है, याद रखिएगा। और 2.4 होता है आपका डायमंड का। कुछ याद रहने चाहिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 1.33 वाटर का। यूनिट ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ वेलोसिटीज का रेशियो है, दोनों की कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन ऑयल, जिसको तारपीन का तेल भी बोलते हैं, तो देखा है तुम लोगों ने, उसको पतला करने के लिए यूज करते पेंट वगैरह को। तो उस ऑयल में इतना है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए टर्पेंटाइन ऑयल जो होता है आपका, ये इसकी मास डेंसिटी कम होती है, पता है? इसकी जो मास डेंसिटी होती है वो कम होती है, लेकिन ये ऑप्टिकली डेंसर है। इसीलिए यहीं पे आके ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे केरोसिन वाला एग्जांपल आपने देखा होगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है 18/5। सही है, चले आगे, कराने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम इज हाई देन द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लो होगी ना। हाँ ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब जिसमें लाइट की स्पीड कम हो जाए वो ऑप्टिकली डेंसर कहलाता है।
और मास डेंसिटी जिसमें कोई मैसिव पार्टिकल को भेजा, देखो लाइट को हम लोग फोटोन मानते हैं ना, फोटोन यानी वो मासलेस है, तो इसलिए उनके लिए अलग ऑप्टिकल डेंसिटी का टर्म डिसाइड किया गया, क्योंकि ऐसा देखा गया कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे थे जिनकी मास डेंसिटी कम थी लेकिन वो लाइट के लिए फिर भी डेंसर मीडियम की तरह बिहेव कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि भी आपने पीछे देखा कि 5/8 × 10⁻⁴ कितना था वहां पे, 8 था ना पीछे, ये तो ये स्पीड ऑफ लाइट से कम है ना, अरे कम है ना, 5/6 < 1 होगा, तो स्पीड ऑफ लाइट से कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट से कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकाला था हमने अभी, 18/5 यानी >1 है, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम हो गया। तो भाई जब स्पीड ऑफ लाइट या टर्पेंट ऑयल जो ऑयल है वो मास, उसकी जो डेंसिटी होती है, या केरोसिन ऑयल है उसकी मास डेंसिटी कम होती है लेकिन वो फिर भी लाइट के लिए एज अ डेंसर मीडियम बिहेव करता है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें लाइट एग्जैक्टली मास डेंसिटी जैसा ही काम नहीं करती है, यानी जैसे मास डेंसिटी में होता है कि हम मान के चलते हैं कि डेंसर है या रेरर है, तो लाइट की केसेस में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग तो मीडियम आपका रेरर दिख रहा होता है लेकिन वो लाइट के केस में डेंसर की तरह बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, तो हमने वहां पे अलग टर्म डिफाइन कर दिया कि ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी हम ऑप्टिकल डेंसिटी के टर्म में उसको डेंसर बोल रहे हैं, मास डेंसिटी के टर्म में हो सकता है वो इसका अपोजिट निकले। ठीक है, तो 90% केसेस में सेम होते हैं दोनों, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे कुछ अलग बिहेवियर भी शो करते हैं वो मीडियम्स। हो सकता है वो मास डेंसिटी उसकी कम रही हो लेकिन वो ऑप्टिक्स के लिए, लाइट के लिए वो क्या शो करे, डेंसर मीडियम बन जाए। ठीक है, यानी लाइट वहां पे बेंड हो जाए। हाँ क्या हो जाएगा यहां पे, हाँ लो। द टर्म रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज, ऑप्टिकल डेंसिटी को इस तरह समझो, ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। ठीक है, अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा इसका 1। ठीक, लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस T and having refractive index n. If c is the velocity of light in vacuum, then the time taken by the light to travel this thickness of glass. सिंपल फॉर्मूला लगाइए स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, ये वाला, बस बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस जाने की ज़रूरत नहीं, यही लगेगा। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है, सब कुछ है। ग्लास प्लेट है जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ग्लास प्लेट है, उसकी थिकनेस भी दे रखी है आपको T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका n, ऑप्शन 3 NT/c, और टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम तो इसी थिकनेस को पार करने में जो लगेगा वही लगेगा, है ना, बोलिए। और क्या दिया हुआ है, हाँ देखिए क्या चीज़, क्या कह, समझे नहीं, क्या कह रहे हो, फॉर्मूले में आया कहाँ से ये पूछ रहे हो, हाँ तो वही करने जा रहे हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे सिंपल उसकी क्या निकालना है, हमको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड है, यही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, T, ये तो कंफर्म है, T थिकनेस है तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये वाली जो थिकनेस है आपकी। अब आपको पता है स्पीड को आप कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में स्पीड का फॉर्मूला सबको पता है, आसान है क्वेश्चन भाई। आपको पता है n = c/v, तो v = c/n, यही है, सही किया, अरे सही तो है। अच्छा लाइट की स्पीड है, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट, तो c = nv हो जाएगा ना, लेकिन आपको तो क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, देन द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रेवल दिस थिकनेस। आपको निकालना है इसके अंदर वेलोसिटी कितनी है ना, इसके अंदर वेलोसिटी, तो इसके अंदर तो c/n ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम v रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c/n, तो n ऊपर चला जाएगा, बोलो। तो यहाँ से तो आ रहा है NT/c, थर्ड ऑप्शन सही है।
अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर वेरियस कलर्ड लेटर्स, द लेटर विच अपीयर्स लीस्ट रेज्ड। हाँ, रेड क्यों? क्योंकि रेड का लैम्डा बड़ा होगा किससे? सबसे सबसे ही बड़ा होगा। वायलेट क्या, सारे कलर पूछ रहे हैं तो ग्रीन से ही बड़ा होगा, ब्लू से ही बड़ा होगा। पर आपको पता है ये अगर बड़ा है तो ये कम हो जाएगा ना। तो ये आपका ये उल्टा हो जाएगा जो भी कलर इधर होंगे। अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डेप्थ 8 मीटर इज फुल ऑफ वाटर, द बॉटम इज सीन एट द डेप्थ ऑफ। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है ना, रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ वाला, बताओ। हाँ सबको पता है। तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। रियल डेप्थ इज इक्वल टू क्या होता है? नहीं फॉर्मूला बताइए। रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, आगे क्या होगा? हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सही है फॉर्मूला? ये कुछ गड़बड़ लग रही फॉर्मूले में? नहीं नहीं नो। तो कितना आंसर आ रहा है? 6। सभी का आ रहा है? 6। ठीक है। μ12 इतना देखो, ये हमने कराया था क्वेश्चन, आपको याद होगा। μ23 पूछना चाहिए था ना इनको, 32 या 31 पूछते, 31 पूछते, 32 क्या 31 या 13 पूछ सकते थे यहाँ से। तो 31 पूछ रहे हैं मान लो अगर, तो क्या आंसर होगा? या 31 पूछा होगा या 13 पूछा होगा, दो ही निकाले जा सकते हैं यहाँ से। 2 अरे भैया 2-3 तो ऑब्वियसली दिया है ना, तो टाइपिंग एरर। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? दोनों ही आ रहे हैं क्या? देखो क्या होता है करने का तरीका, हम सब जानते हैं। μ12 ये हो जाएगा क्या 2-3, और यहाँ आता है 3-1, ये 1 होता है, कर चुके हैं हम लोग। तो ये 2/3 4/5, और ये हो जाएगा 3-1 इज इक्वल टू 1। तो 2-4 = 8, μ31 आएगा आपका 15/8। तो आंसर हो जाएगा, इसका मतलब उल्टा पूछा है, 3-1 पूछा है इसका मतलब। नन ऑफ दीज नहीं, मतलब हो सकता है ये पूछा हो मे बी, तो पलट देंगे ना। अगर 3-1 सॉरी 1-3 के लिए पलट देंगे इसको। अब कुछ भी हो जाता, मतलब हो सकता है यहाँ पे पता नहीं क्लियरली, वहाँ पे टाइपिंग एरर है कुछ। हाँ नहीं वो कुछ पूछ रहा है, कह रहा है एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है। बताइए। हाँ रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभी इसका डेरिवेशन हम कराएंगे, इसका डेरिवेशन हम करा देंगे पूरा। ठीक है ठीक है, परेशान मत होइए, रिवाइज करा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट विल हैव मैक्सिमम स्पीड इन वाटर? हाँ रेड। ठीक है, नेक्स्ट कंसीडर द फिगर शोन बिलो एंड फाइंड आउट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आसान है वही, अभी जो हमने एक तरीका बताया था उससे भी लगा सकते हो ना। अरे अभी बताया था। अब यहाँ पे आपको मीडियम 2 के बारे में कोई नॉलेज है या नहीं है? हाँ देखिए 1 और 2, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है μ2 अपॉन μ1, ये हम जानते हैं ना, बोलो। तो इसका मतलब ये है कि ये 1/√3 दे रखा है, तो μ2 एरर है, कंफर्म। μ2 ही तो होता है ऊपर। हाँ डायरेक्टली, ये तो एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है खाली, तो अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं उससे। कितना आ रहा है? 60 डिग्री। 60 कैसे आएगा? 60 आ रहा है तो
इंसिडेंट रे क्या है? 30 डिग्री पे गेस राइट। इंसिडेंट एंगल 30। इंसिडेंट एंगल 30 नहीं, यहाँ तो 60 दे रखा है इन्होंने। सर वो नॉर्मल से 30 हाँ बिल्कुल, ये यहाँ से लेना है आपको, ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये 60 है तो कोई ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जो इसको डेंसर मीडियम बना दे, क्योंकि वहाँ तो एंगल कैसा हो जाएगा भाई? डेंसर मीडियम में अगर ये जा रही है और मीडियम टू कैसा है? रेरर है, मीडियम टू रेरर है ना। अरे भाई मीडियम टू रेरर है, मीडियम टू रेरर है तो एंगल बढ़ जाएगा ना। रेरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट डेंसर टू रेरर जा रही है, ठीक है। हाँ हाँ 60 डिग्री, हाँ एक 1 by 1 कैसे पता लगा कि एक रेरर है? हाँ, ये हमको ऐसे पता चला कि हम ये फॉर्मूला जानते हैं ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम ये करा भी चुके हैं आप लोगों को, अभी जो पिछली क्लास हुई थी उससे पहले वाली क्लास में कराया था कि कैसे पढ़ते हैं अगर दो रिफ्रैक्टिव। देखिए 1:2 दे रखा है ना, यहाँ पे देखिए, इसको पकड़िए, ये आपको दे रखा है, इसका क्या मतलब? हाँ इसका, हाँ तो इसमें इसको μ2 ऊपर रखते हैं, μ1 नीचे रखते हैं, बताया था। और वेलोसिटी के टर्म में अगर होता तो ये v1/v2 होता, ये भी बताया था, याद है? हाँ तो इससे हमें पता चला कि ये अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रखते हैं 1/√3 तो यहाँ आ रहा है μ2, यहाँ आ रहा है μ1। बोलिए, क्लियर है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है, इसका 1 से कम है, सॉरी 1 है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो ऊपर वाला मीडियम रेरर होगा, नीचे वाला कंपैरेटिवली डेंसर रहा होगा। ये तो दिख रहा है ना साफ साफ। हाँ तो यहाँ से पता लगाया, तो ये कॉमन सेंस से भी आपको पता चल गया कि यहाँ का अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना भी होगा यहाँ वाला उससे ज़्यादा आएगा, यानी ऑप्शन 0 नहीं हो सकता, 30 नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आंसर गलत होने से तो बचा ही सकते हैं कम से कम। अच्छा इसके आगे कैसे होगा? चलो भाई इससे आगे कैसे करना है बताओ भाई जल्दी से। अरे अभी आपको एक तरीका बताया था μ1 वाला, याद है? μ1 sin i, तो μ1 sin i इक्वल टू क्या था? μ2 sin r, बस यही लगा दो। तो μ1 sin i, μ1 कितना है पहले वाले में? √3, भाई √3 तो है मीडियम 1 में, √3 इंटू साइन i कितना हो गया? 1/2। हाँ μ2 कितना है दूसरे वाले में? 1, तो साइन r निकाल दीजिए आप बताइए √3/2 क्या होता है? साइन कौन सी वैल्यू होती है? साइन 60 ना। हाँ तो आ गया 60 डिग्री, क्लियर है? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, इससे बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। आगे नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास इज प्लेस्ड ऑन अ मार्क मेड ऑन सरफेस ऑफ द टेबल एंड इज व्यूड फ्रॉम द वर्टिकल पोजिशन ऑफ द आई इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास बी म्यू होगा, है म्यू ही होगा मुझे लगता है, यहाँ पे मिसिंग है, एंड इट्स थिकनेस इज d, देन द मार्क विल अपीयर टू बी रेज्ड बाई। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाना है आपको, हाँ रियल और एपरेंट वाला, है ना। क्या बोल रहे हैं, पूरा सिनेरियो क्या है? ग्लास ब्लॉक ऑफ ग्लास इज प्लेस्ड ऑन अ मार्क मेड, हाँ यहाँ पे कोई मार्क इन्होंने लगाया होगा, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे कोई मार्क लगाया है और इसके ऊपर रख दिया इन्होंने ग्लास स्लैब को, ठीक है। ये मान लीजिए आप इस टाइप से कोई ग्लास स्लैब रखी होगी, शिट, इस टाइप से, है ना, बोलो ऐसे रखा होगा कोई ग्लास स्लैब को। अब ये बोल रहे हैं कि उसको ऊपर से देखा जा रहा है, यानी आंख आपकी यहाँ है ना, ऐसे ये देख रही है ऊपर से। अब इसको ऊपर से देख रहे हैं तो इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बी म्यू एंड इट्स थिकनेस इज डी, इसकी थिकनेस भी दे रखी है, कुछ थिकनेस ऊपर की तरफ से ये मान लीजिए मोटी होगी थोड़ी सी। तो पूछ क्या रहे हैं हमसे, कितना ऊपर रेज्ड दिखेगा, यानी अब ये एपरेंट डेप्थ ना, एपरेंट डेप्थ पूछ रहे हैं, निकालिए कितना रेज्ड दिखेगा। क्या पूछ रहा है? शिफ्ट पूछ रहा है, हाँ। कौन सा आंसर? 2 ये आ रहा है एक बच्चे का आंसर, बाकी लोग ट्राई करें। 2 आ रहा है, सभी लोग का यही आ रहा है।
बताइए बेटा। क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग कल इसके ऊपर एक डेरिवेशन करते हैं अच्छा सा, थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें भी देखेंगे रियल और एपरेंट में और शिफ्ट के बारे में, तो कॉन्सेप्ट और अच्छी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी अब आएंगे आगे से आपके पास, आप आराम से कर लेंगे। ये वाला कर लेना चाहिए सर। ये कल करते हैं, बस टाइम भी हो गया आपका। ठीक।